हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट वीडियो की। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखा था। एक पॉइंट पर देखिए इस तरह से दो फोर्स एक्टिव रहते हैं, एक P है और एक Q है। और देखिए ये दोनों जो थे किस एंगल पे थे, अल्फा एंगल पे थे। जब हम इसका रिजल्टेंट फोर्स हम निकालें, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स हम किस तरह से निकालते थे, R इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिजल्टेंट फोर्स हमने निकालना सीखा था। दो फोर्स एक पॉइंट पर एक्टिव हैं और इस तरह से अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। और यहाँ पर अल्फा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। और देखिए ये रिजल्टेंट फोर्स यदि P के साथ थीटा एंगल बनाता है तो देखिए टेन थीटा किस तरह से निकालते हैं, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन P के साथ हम इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर थीटा जो है P के साथ का एंगल है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स जब P के साथ थीटा एंगल बनाता है तो थीटा को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स को हम इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर P और Q गिवन होते हैं, ये P और Q गिवन है, ये हमें दे रखे हैं। तो दो फोर्स हमें दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट हम इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए जस्ट हम थोड़ा सा इनवर्स देखेंगे। यदि आपको देखिए रिजल्टेंट एक फोर्स आपको दे दिया जाए और उसके दो रिजोल्व पार्ट हमें निकालने हो, वियोजित भाग हमें निकालने हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, एक फोर्स हमें गिवन है, एक बल हमें दिया गया है और उसके रिजोल्व पार्ट हम कैसे निकालें, वियोजित भाग कैसे हम निकालें। तो देखिए ये हमारा टारगेट है। तो अभी तक हम क्या करते थे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, दो फोर्स थे एक पॉइंट पे एक्टिव है अल्फा एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, परिणामी बल कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक फोर्स हमें दे रखा है और यहां पर उसके जो वियोजित भाग हैं, रिजोल्व पार्ट जो है वो हमें निकालना है। तो जस्ट उसका इनवर्स है जो हमने पिछली बार पढ़ा था। तो देखिए यहां पर हम एक फोर्स हम ले लेते हैं इस तरह से। देखिए ये कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में जो कि R है। अब यहां पर देखिए R हमें गिवन है और हमें P और Q फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं P की जो डायरेक्शन है इसका एक वियोजित भाग जो रिजोल्व पार्ट है वो P है और दूसरा जो रिजोल्व पार्ट है वो है Q। माना कि ये अल्फा एंगल पे है और ये वाला जो पार्ट है बीटा एंगल पे है। तो यहां पर देखिए हमें R गिवन है और PQ फाइंड करना है। पिछली बार हम क्या करते थे, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, देखिए हमें P और Q गिवन था, P और Q दे रखे थे और हमें रिजल्टेंट निकालना था, परिणामी बल निकालना था। तो कैसे निकालते हैं, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहां पर देखिए हमें P और Q फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, R की हेल्प से। तो देखिए किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए जब भी हम इस तरह का केस देखते हैं, R हमें गिवन है और P और Q हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर R क्या है, देखिए गिवन है, दिया गया है। तो मान लेते हैं यहां पर, माना बिंदु O पर एक बल R एक्टिव है, क्रियाशील है। तो यहां पर देखिए पॉइंट O पर ये फोर्स R एक्टिव है और हमें इसके दो रिजोल्व पार्ट हमें निकालना है, एक अल्फा डायरेक्शन में और एक बीटा डायरेक्शन में। तो किस तरह से निकालें, तब R का अल्फा दिशा में वियोजित भाग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। देखिए P हम किस तरह से यहां पर फाइंड करेंगे, आप देखिए इसको शॉर्ट में ध्यान रखें। हालांकि देखिए इसे हम प्रूफ भी करेंगे और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उन्हें आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है और बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हम प्रूफ करें तो सिंपल यहाँ पर लामी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होती है, उससे हम प्रूफ कर लेते हैं।
चलिए तो देखिए यहाँ पर आर का अल्फा डायरेक्शन में जो वियोजित भाग है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पर दो रिजोल्व पार्ट हमें निकालना है, दो वियोजित भाग हमें निकालना है। तो पहला जो वियोजित भाग है वो इस तरह से हम निकालेंगे, और देखिए दूसरा जो वियोजित भाग है वो किस तरह से निकालेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। लिखें आप आर का बीटा दिशा में वियोजित भाग वो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू। तो बीटा डायरेक्शन में जो भी रिजोल्व पार्ट होगा वो किस तरह से निकालेंगे, देखिए आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए इस तरह से हम इस क्यू को भी हम मेजर करेंगे। तो क्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पिछली बार जो पिछले वीडियो में हमने एक आर्टिकल देखा था, पी और क्यू गिवन है और हमें आर निकालना था। अब यहाँ पर जस्ट हम इनवर्स, थोड़ा सा इनवर्सली हम बात करेंगे। अब हमें आर गिवन है और हमें पी और क्यू निकालना है। तो देखिए सपोज कीजिए पी की जो डायरेक्शन है आर से अल्फा एंगल पे है और क्यू की जो डायरेक्शन है वो आर से बीटा एंगल पे है। तो यहाँ पर देखिए इस अल्फा एंगल पे हमें अगर इस आर का रिजोल्व पार्ट वियोजित भाग हमें निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे, और ये आर से अगर बीटा डायरेक्शन पे हमें रिजोल्व पार्ट निकालना है क्यू, तो क्यू हम इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर हमें गिवन है और पी और क्यू हम कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से हम निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा, और देखिए सब बातें आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेज में देखी होगी, यदि अल्फा प्लस बीटा देखिए 90 डिग्री हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों देखिए अगर 90 एंगल पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आर है तो इस तरफ देखिए यहाँ पर 90 एंगल पे आर, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आप 90 रखोगे तो देखिए यहाँ पर पी किसके इक्वल मिल जाएगा, आर साइन बीटा, और क्यू क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ पर अगर अल्फा बीटा 90 ले लेते हैं, साइन 91 होता है, तो पी और क्यू हमें इस तरह से मिलेंगे। और देखिए इस कंडीशन में बीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर बीटा की जगह आप 90 माइनस अल्फा पुट करोगे तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो साइन बीटा था वो किस में बदल जाएगा, कोस अल्फा में बदल जाएगा। तो देखिए रिजोल्व पार्ट 90 एंगल पे किस तरह से मिले हैं। अगर ये दोनों बीटा प्लस अल्फा 90 हो जाए तो देखिए इस डायरेक्शन में हमें क्या मिला है, देखिए पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कोस अल्फा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी इस क्यू वाली डायरेक्शन में 90 वाली है ना, तो ये दोनों 90 अगर कर दें तो ये जो इस डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। और देखिए ये बात मैं आपको बता चुका हूं और ये बात कई बार मैं इस तरह से बता चुका हूं। देखिए ये 90 एंगल है और ये आर है और ये अगर थीटा है तो यहाँ क्या हो जाता है, देखिए आर कोस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, आर साइन थीटा। देखिए हमने इससे पहले डायनेमिक्स देखी तो वहां पर इम्पैक्ट में हमने इस तरह से 90 एंगल पर देखिए कंपोनेंट्स हमने लिए थे। तो यहाँ पर देखिए थीटा डायरेक्शन में आर कोस थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, आर साइन थीटा हो जाता है। तो देखिए वही बात आ गई यहाँ पर, इस डायरेक्शन में आर कोस अल्फा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये 90 ले लिया जाए तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन अल्फा के इक्वल। तो देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तो देखिए जब आर हमें दिया जाता है, आर हमें दिया जाता है तो हम देखिए पहले इसे रिमूव कर देते हैं, देखो उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, जब हमें आर दिया जाता है तो उसके दो वियोजित भाग हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एंगल का आपको ध्यान रखना है, और जब 90 एंगल की बात होती है तो एक साइड तो देखिए आर कोस थीटा मिलेगा और दूसरे साइड आर साइन थीटा मिलेगा। और वैसे देखिए ये आर कोस थीटा आर साइन थीटा में बदल जाएंगे यदि हम अल्फा प्लस बीटा को क्या ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। अब देखिए ये आता कैसे है, इसे कैसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, एक लामी थ्योरम होती है, ये अगर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से, लामी थ्योरम क्या होती है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी पॉइंट से यदि तीन फोर्स
किसी पॉइंट पे 3 फोर्स अप्लाई है, ठीक है। क्या है देखिए, मैं क्या बताता आपको, किसी पॉइंट पे 3 फोर्स एक्टिव है, 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए जितने भी फोर्स है, देखिए यहां पर एक पॉइंट पे 3 फोर्स हैं, एक तो है P और एक है Q और एक है R। देखिए लामी थ्योरम के बारे में बता देता हूं। एक पॉइंट पे 3 फोर्स जब अप्लाई होते हैं और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य अवस्था में होता है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर देखिए जितने भी फोर्स होते हैं वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने भी फोर्स होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के समानुपाती। लेकिन थीटा क्या है? अगर पी की बात करें तो थीटा यहाँ पर क्यू और आर के बीच का एंगल होगा। अगर हम क्यू की बात करें, क्यू किस के प्रोपोर्शनल होगा तो उसके लिए साइन थीटा होगा। लेकिन थीटा क्या होगा यहाँ पर? पी और आर के बीच का एंगल। यानी प्रत्येक बल शेष 2 बलों के मध्य जो भी एंगल होगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखिए P किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा। थीटा क्या लेंगे? Q और R के बीच का एंगल। Q और R के बीच का एंगल कितना है? देखिए बीटा है। अब देखिए हम बात करते हैं इस Q की। Q किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के। अब यहाँ पर थीटा क्या लें? जो भी 2 फोर्स रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग फोर्स, उनके बीच का एंगल। तो P और R के बीच का आप एंगल देखिए, ये P और ये R, उसके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। ये लीजिए साइन अल्फा। और R भी देखिए साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब R के लिए थीटा क्या लें? इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लेंगे, ठीक है। तो P और Q के बीच का एंगल कितना है? देखिए अल्फा प्लस बीटा। तो जितने भी फोर्स हैं वो रिमेनिंग फोर्स के बीच का जो भी एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रत्येक बल शेष बलों के मध्य कोण की जो साइन होती है ना, उसके इक्वल, उसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो ये आप ध्यान रखें। और वैसे देखिए तो बहुत छोटी सी बात है ना। ये लामी थ्योरम क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इससे रिलेटेड करने हैं। और देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर बाद में लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए आप इसे भूल जाएं। और इससे आप देखिए अगर निकालोगे तो देखिए पी की वैल्यू यही मिलेगी और क्यू की वैल्यू आप इससे निकालोगे तो मिल जाएगी। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को ले लें तो ये मिल जाएगी, और ये वाली 2 टर्म सोल्व कीजिए तो इससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये तो रही रिजोल्व पार्ट वाली बात। एक आर हमें दिया जाता है तो किस तरह से हम पी क्यू फाइंड करें, तो वो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है। तो देखिए इससे पहले हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा था पी क्यू की हेल्प से, और यहाँ पर हमने क्या सीखा है? आर की हेल्प से पी और क्यू किस तरह से हम फाइंड करें। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा, देखिए मोमेंट। मोमेंट होता क्या है? आघूर्ण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर अब हम समझेंगे मोमेंट को, आघूर्ण को। देखिए मोमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी बॉडी होती है, जैसे कोई बॉडी है। अब बॉडी में क्या है कि देखिए जब बॉडी पर फोर्स एक्टिव रहते हैं तो देखिए उसमें एक नेचर डेवलप हो जाती है रोटेशन की, एक घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाती है। और देखिए रोटेशन तभी होता है जब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मोमेंट होता है उसका रिलेशन किससे है? रोटेशन की नेचर से है। तो नेचर ऑफ रोटेशन, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मोमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोटेशन कब होगा, यह हमें सोचने वाली बात है कि रोटेशन कब होगा। देखिए रोटेशन 2 केसेस में होगा। 2 केस आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो देखिए उस बॉडी को फिक्स करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। बॉडी पे क्या लेना पड़ेगा? एक फिक्स्ड पॉइंट, तभी रोटेशन होगा। क्योंकि देखिए कोई भी बॉडी रोटेट तब होगी जब वह किसी न किसी पॉइंट पर फिक्स रहेगी, तब उसमें मोमेंट होगा, रोटेशन हो सकती है ना। तो जब भी देखिए हम मोमेंट की बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं, तो एक पॉइंट के अबाउट में, किसी बिंदु के सापेक्षता हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर मोमेंट होगा, आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट हम लेंगे। अभी देखिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पंखे की, तो देखिए पंखा भी देखिए घूमता है, रोटेट करता है, लेकिन उसको भी एक फिक्स्ड पॉइंट पर देखिए लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, तभी तो वो रोटेट करेगा। तो रोटेशन के लिए देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। और देखिए दूसरी बात फोर्स।
फोर्स भी देखिए उस पे अप्लाई करना पड़ेगा। जब फोर्स एक्टिव होगा तभी तो वो रोटेट करेगा, अदरवाइज वो रेस्ट में रहेगा। तो देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट के अलावा एक फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स। तो देखिए एक बल हमें चाहिए और बल के साथ साथ उस बॉडी में देखिए उस बॉडी पर एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए ताकि वो उसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो सके। तो देखिए जब भी देखिए मोमेंट की बात करते हैं, आघूर्ण की बात करते हैं, तो एक तो हम बल देखते हैं और एक स्थिर बिंदु हम देखते हैं। तभी देखिए इस तरह के देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने सोल्व की होगी, है ना। आघूर्ण ज्ञात कीजिए, है ना, एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इतना बल लगाया जा रहा है ना, बॉडी पे इतना फोर्स लगाया जा रहा है, तो फिर उस स्थिर बिंदु P के सापेक्ष आप आघूर्ण निकालें या उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालें। तो यहाँ पर जो भी मोमेंट हम निकालते हैं वो किसी न किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं ना। मोमेंट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट A, कभी फिक्स्ड पॉइंट P। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड पॉइंट आपको दिया जाएगा और उसके अबाउट उसके सापेक्ष आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे। और देखिए बॉडी में रोटेशन तब होता है जब वह बॉडी किसी पॉइंट पे फिक्स होती है। देखिए एक बॉडी हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो लेकिन एग्जांपल से पहले देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं, ये मोमेंट होता क्या है। तो देखिए मोमेंट का मतलब है नेचर ऑफ रोटेशन। जो घूर्णन की जो प्रवृत्ति है उसी को तो हम क्या कहते हैं। देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी पिंड पर किसी पिंड के जो घूमने की जो प्रवृत्ति है, नेचर ऑफ रोटेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए ये जो नेचर होती है, ये जो नेचर है ये दो तरह की होती है। देखिए रोटेशन जब होता है तो देखिए हम यहाँ पर देखिए कोप्लेनर फोर्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब बॉडी रोटेट करेगी किसी प्लेन में, तो देखिए यहाँ पर दो तरह से वो रोटेट करेगी। एक तो यहाँ पर देखिए एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। देखिए दो तरह से ही देखिए यहाँ पर हम रोटेशन की बात करेंगे। घूर्णन दो तरह से होगा, या तो घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी देखिए जो नेचर ऑफ रोटेशन होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है देखिए क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं हम दक्षिणाव्रत और ये होती है देखिए वामाव्रत। अब देखिए यहां पर रोटेशन की जो नेचर होती है या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन तो खैर आपको पता है, क्लॉकवाइज किस तरह से होती है, देखिए क्लॉकवाइज इस तरह से होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए यहां पर ऐसी कंडीशन में जो मोमेंट होगा उसका हम साइन डिसाइड करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट, ऋणात्मक और धनात्मक आघूर्ण की हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में जब किसी फोर्स के कारण देखिए इस डायरेक्शन में जब बॉडी मूवमेंट करती है, जब बॉडी रोटेट करती है, तो यहाँ पर उसका जो मोमेंट होता है उसे हम क्या लेते हैं, देखिए उसे हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगी क्लॉकवाइज में तो यहाँ पर देखिए जो आघूर्ण होगा वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। और देखिए अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो मोमेंट को क्या लिया जाएगा, देखिए पॉजिटिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मोमेंट का जो साइन होगा, आघूर्ण का जो चिन्ह होगा, उसे हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेशन देखते हैं तो जो मोमेंट की जो नेचर होगी वो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। और यहाँ पर देखिए जब घूमने की नेचर
इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन में मोमेंट का साइन हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो धनात्मक आघूर्ण क्या होता है, ऋणात्मक आघूर्ण क्या होता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूर्णन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक आघूर्ण। और जब यहाँ पर घड़ी की दिशा में जब कोई रोटेशन होता है, कोई पिंड घूमता है, घूर्णन करता है, तो उसका जो आघूर्ण होगा वो ऋणात्मक माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर घूमने की जो प्रवृत्ति है, जो रोटेशन की नेचर है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दो तरह से होता है, अगर इस तरह से रोटेशन है तो पॉजिटिव, और इस तरह से रोटेशन है तो फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बात आती है फोर्स की। किसकी बात आती है, फोर्स की, क्योंकि रोटेशन होता है, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक तो फोर्स होता है और एक पॉइंट होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है, फिक्स पॉइंट। तो देखिए फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही रोटेशन होता है, और किस वजह से होता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो फोर्स और एक फिक्स पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद देखिए उस एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर हम जो भी नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंट है, ऋणात्मक धनात्मक आघूर्ण, उसके बारे में हमें समझना है। चलते हैं, देखिए ये एक छोटी सी बात है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए एक बॉडी हम ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है। यहां पर देखिए इस बॉडी को हम एक पॉइंट पे सबसे पहले हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि देखिए एक पॉइंट पर जब हम फिक्स करेंगे तभी तो रोटेशन होगा ना। और देखिए रोटेशन तभी पॉसिबल है जब एक पॉइंट पर हम इसे फिक्स कर दें। तो सपोज कीजिए यहां पर देखिए आपने इस पॉइंट ओ पर इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, ये है पॉइंट ओ, इस पर हम फिक्स कर देते हैं, ये लीजिए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर आपने एक कील ठोक दी, इस स्थान पर देखिए आप एक कील ठोक दें ताकि ये बॉडी यहां पर हैंग कर जाए। और अब देखिए अब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये यहां पर फिक्स हो गया। अब देखिए फोर्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, और फोर्स जब अप्लाई होगा तो देखिए फोर्स की क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन, उसकी एक क्रिया रेखा होती है। तो सपोज कीजिए हम इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इस पॉइंट पर इस तरह से। ये जो फोर्स है वो है देखिए F1। यहां पर जो भी मोमेंट निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इस फिक्स्ड पॉइंट O के रेस्पेक्ट में। बिंदु O के सापेक्ष हमें आघूर्ण ज्ञात करना है, और आघूर्ण की जो नेचर है उसको भी हमें समझना है। अब देखिए यहां पर अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखिए इसमें रोटेशन की एक नेचर होगी। अगर यहां पर अगर हम F1 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करें, और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट O पर ये बॉडी फिक्स है, स्टेबल है। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था, जैसे यहाँ पर आप कील ठोक दें और यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगाएं F1, तो देखिए इसका जो रोटेशन होगा ये बिल्कुल क्लॉकवाइज में होगा। देखिए इसी का मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैंने पहले ही बनाया हुआ था, देखिए इसको समझाने के लिए। तो आप ये एक बॉडी देख लीजिए, है ना, ये बॉडी आप समझें। और देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर एक फोर्स है ये इस डायरेक्शन में F1 है, और एक फोर्स हम यहाँ भी ले लेते हैं। देखिए ये लीजिए, एक फोर्स हमने इस तरह से लिया है, ये वाला जो फोर्स है वो F2 है, और एक फोर्स बिल्कुल हम इस O से ले जाते हुए लेंगे F3। तो देखिए इस बॉडी पर तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं, F1 और ये है F2, ये F2, और ये बीच वाला फोर्स कितना है, F3। यहां पर देखिए हम मोमेंट की बात करेंगे, जो भी मोमेंट है वो पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, है ना, बिंदु O के सापेक्ष यहां पर हमें आघूर्ण की बात करना है। तो देखिए यहां पर बॉडी को कहां फिक्स किया गया है, एक फिक्स्ड पॉइंट O हमने लिया है। तो सपोज कीजिए देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट O है, यहाँ पर देखिए हम इस बॉडी को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, देखिए जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आप कील लगा दें, बिल्कुल उसको फिक्स कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट लेना पड़ेगा तब जाके रोटेशन होगा। तो देखिए इस पॉइंट O पर देखिए जो कील है ये इस तरह से, मैं यहाँ पर ये लीजिए, तो ये देखिए कील मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए ये बॉडी इस तरह से, और देखिए पंखा भी घूमता है, उसमें भी रोटेशन होता है, तो वो देखिए इस तरह से हैंग किया जाता है, इस तरह से लटकाया जाता है, तब उसमें देखिए रोटेशन हो जाता है। तो रोटेशन के लिए देखिए बॉडी को एक पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट O पर हमने इस बॉडी को फिक्स कर दिया है।
है ना। और ये जो डायग्राम है उसी का डमी सैंपल ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला जो फोर्स है वो F1 है। हमें देखिए इस O के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर मोमेंट निकालना है, आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे। F1 को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में देखिए जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये देखिए किस तरह से रोटेट होगी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, है ना। इसमें जो रोटेशन होगा घड़ी की दिशा में होगा। अगर हम F1 की ओर फोर्स लगाएं F1 डायरेक्शन में, तो यहाँ पर F1 फोर्स अप्लाई करने पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो देखिए यहाँ पर इस F1 की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए घड़ी की दिशा में जब आघूर्ण निकाला जाता है, मोमेंट निकाला जाता है, तो वो नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं F2 की। तो देखिए F2 की डायरेक्शन भी उस तरफ है, यहाँ ऊपर हमने फिक्स किया है। तो हम देखिए यहाँ पर इस F2 के कारण जो इसमें मोमेंट जनरेट होगा, जो आघूर्ण जनरेट होगा, वो हमें निकालना है। तो देखिए किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पर F2 की डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया इस तरह से। अब देखिए अब रोटेशन चेंज हो गया है। अगर हम F2 की डायरेक्शन में इस तरफ देखिए अगर फोर्स लगाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, इस O के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए आपको ये थोड़ा सा इस तरह का एग्जांपल आपको लेके चलना पड़ेगा। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर हमें इस जो मोमेंट होता है उसका साइन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आघूर्ण का चिन्ह क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए जिस बिंदु के अबाउट, जिस बिंदु के सापेक्ष आप मोमेंट निकाल रहे हो, आघूर्ण निकाल रहे हो, सबसे पहले उस पॉइंट से आप उस बॉडी को फिक्स कर दीजिए। फिर जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो बल की क्रिया रेखा है, उस दिशा में आप फोर्स अप्लाई कीजिए और रोटेशन को मेजर कीजिए कि रोटेशन किस तरफ हो रहा है। अगर F1 की हम बात करें तो क्लॉकवाइज, और देखिए F2 डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। ये बात मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो देखिए मोमेंट होता क्या है, नेचर ऑफ रोटेशन, घूर्णन की प्रवृत्ति। और अगर घूर्णन क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सैंपल मैंने लिया था इस तरह का, और यहाँ पर ये केस F1 में क्लॉकवाइज, F2 में एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पॉइंट O की बात करें, पॉइंट O के सापेक्ष, इस O के सापेक्ष अगर हम मोमेंट निकालें तो देखिए यहाँ पर हम फोर्स F3 अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए F3 कहाँ से जा रहा है, F3 यही पॉइंट O से गुजर रहा है। अगर यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखिए रोटेशन नहीं होगा। यानी जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण निकाल रहे हैं उसी बिंदु से अगर बल की क्रिया रेखा गुजर जाती है तो रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन कब होगा, जब उस बिंदु के ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर फोर्स लगाए जाए। अगर उसी बिंदु से जाने वाली रेखा के सापेक्ष अगर हम कोई बल लगाएंगे तो देखिए रोटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ एक्शन अगर उस फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, किसी बल की क्रिया रेखा अगर उस स्थिर बिंदु से गुजरती है तो फिर उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर F3 के रेस्पेक्ट में जो भी मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए मोमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा F3 की वजह से। F2 की वजह से ये रहा F2 आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर ये स्टेबल है तो रोटेशन इस तरफ होगा, यानी यहाँ पर जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और F1 की वजह से जो मोमेंट होगा, जो आघूर्ण होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर आप इसको स्टेबल करें और सबसे अच्छा तरीका आप यहाँ पर एक कील ठोक दें, और कील ठोकने के बाद ये जो बॉडी है ये इस तरह की बन जाएगी। और यहाँ फोर्स लगाओगे तो क्लॉकवाइज, और नीचे की ओर फोर्स लगाओगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर न्यू फोर्स लगाएंगे तो O के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और F1 की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो आघूर्ण होगा वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। बहुत छोटी सी बात है, चलिए इसको तो हम एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन सी बात है, O के अबाउट में किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसकी मैथमेटिकल वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर जो आघूर्ण है, आघूर्ण को हम किस तरह से निकालेंगे चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं
इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मोमेंट देख रहे हैं, तो मोमेंट की नेचर इस तरह से होगी, ये बॉडी है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ पर F1 F2 F3 इस डायरेक्शन में है, F1 इस डायरेक्शन में है, तो जो भी डायरेक्शन है वो भी गिवन है। तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम मोमेंट कैसे फाइंड करें। देखिए ये कोई बॉडी है, यहां पर हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है F1, या फिर F ही ले लेते हैं, ये लीजिए। तो इस पॉइंट से इस बॉडी के इस पॉइंट पे एक बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमें निकालना है मोमेंट, आघूर्ण हमें निकालना है किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में। यहां पर P O कुछ भी आप ले सकते हो। तो देखिए P के सापेक्ष इस बल F का आघूर्ण क्या होगा। मैंने आपको बताया था आघूर्ण निकालने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो बिंदु जिसके सापेक्ष हम आघूर्ण निकालते हैं, और एक बल जिसकी वजह से रोटेशन होता है ना, क्योंकि बल नहीं लगेगा तो रोटेशन कैसे होगा। चाहे आप फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए, बॉडी को किसी पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए, लेकिन फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा तभी रोटेशन होगा। तो देखिए जब हम आघूर्ण निकालते हैं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं के बेस पर, इन्हीं पर डिपेंड करता है कि आघूर्ण कैसे निकले। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आघूर्ण निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है, देखिए हाउ टू फाइंड मोमेंट। बल आघूर्ण कैसे ज्ञात करें, ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि बल आघूर्ण हम कैसे ज्ञात करें। और इसको हम देखिए बल आघूर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आघूर्ण का मतलब वही घूमने की प्रवृत्ति, और कोई भी बॉडी घूमती कब है, जब उस पर बल कार्य करता है ना, बल के कारण ही आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर बल आघूर्ण हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए पॉइंट की बात कर लेते हैं। बिंदु P के सापेक्ष बल F का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट P। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट P। यहां पर देखिए P के रेस्पेक्ट में हम यहां पर मोमेंट निकाल रहे हैं इस बल F का। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये होता है, देखिए फोर्स, और इस फोर्स पर देखिए यहां पर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं उस फिक्स्ड पॉइंट से। और ये तो देखिए आपने छोटी क्लासेज में भी देखा है किस तरह से हम मोमेंट निकालते हैं। वो छोटी सी बात है, देखो ये लीजिए, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी होती है इस तरह से। ये 90 एंगल है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये 90 का ही सिंबल होता है। तो देखिए यहां पर F इंटू P से F की क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई, या फिर देखिए इसको हम ऐसे भी संकेतों में भी हम लिख सकते हैं। ये पॉइंट ले लीजिए ऑफ F। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये लीजिए AP। चलिए एक ही कलर में हम ले लेते हैं, ये लीजिए PA। तो देखिए यही होगा मोमेंट आघूर्ण। और कितनी आसान सी देखिए इसकी डेफिनेशन है, और जो इसे फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो भी देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए मोमेंट हम इस तरह से निकालेंगे, एक तो जो F है, तो फोर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, आघूर्ण निकाल रहे हैं, उसकी इस बल की क्रिया रेखा पर डाले गए जो लंब की लंबाई है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन है,
और इस पर हम इस पॉइंट P से क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी उसको हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बल इनटू बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए छोटी सी बात है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल इनटू बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए फोर्स इनटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम स्टेबल पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो भी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, तो उस पर हम सीधे सीधे परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोमेंट निकालना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था ये वाला। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे क्रिया रेखा पर हम लंब की लंबाई लेते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है और यही लिया था हमने, वो फिक्स था, और इस पॉइंट के अबाउट में हमने मोमेंट की बात की थी, आघूर्ण की बात की थी। तो देखिए यहाँ पर अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करें जो अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर देखिए ये पी ए अगर हम निकालें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखिए ओ से इस F3 की क्रिया रेखा पर, इस F3 की जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस पर अगर हम इस पॉइंट O से अगर हम परपेंडिकुलर लें तो वो तो जीरो होगा। देखिए इस O से इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ले लीजिए तो जीरो आएगा। तो यहाँ भी देखिए मोमेंट क्या होगा, जीरो। और ये हमने कैसे समझा था, नेचर ऑफ रोटेशन से, घूमने की प्रवृत्ति। इस बिंदु पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो देखिए ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, इसलिए मोमेंट क्या था, जीरो। और देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो पी ए का मान कितना हो जाएगा, उस फिक्स्ड पॉइंट से क्रिया रेखा पर हम परपेंडिकुलर लें, ओ से इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर लें तो वो जीरो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए जब भी हमें मोमेंट निकालना है, आघूर्ण निकालना है, तो हम इस प्रोसेस से निकालेंगे। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से। और परपेंडिकुलर कहाँ से लेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण निकाल रहे हैं, उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा पर आप एक परपेंडिकुलर ले लीजिए, लंब ले लीजिए। तो उस लंब की जो लंबाई होगी उसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स से। तो देखिए बहुत ही 11th स्टैंडर्ड की बात है, छोटी क्लासेज में हम मोमेंट को समझते हैं। चलिए अब देखिए अगला जो हमारा टारगेट रहेगा, जो मेन सिलेबस स्टार्ट होता है आपका स्टैटिक्स में बीएससी सेकंड ईयर में, तो देखिए वो इस आर्टिकल से होता है। एक आर्टिकल में ले लेता हूं यहां पर, देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहां पर समझना होगा। कोप्लेनर फोर्सेस की हम बात करते हैं, समतलीय बलों की हम यहां पर बात करते हैं। तो देखिए यहां पर समतलीय बल निकाय का एक बल और एक बल युग्म में समानयन। तो देखिए फोर्स, और यहां पर देखिए रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू ए फोर्स विद ए कपल। तो देखिए कपल, बल युग्म होता क्या है, चलिए पहले मैं इसको भी बता देता हूं कि बल युग्म होता क्या है, उसके बाद देखिए हम इस आर्टिकल को देखेंगे। चलिए तो बल युग्म की हम बात कर लेते हैं। बल युग्म, ये भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वैसे आप जानते होंगे कि बल युग्म होता क्या है। चलिए देखिए बल युग्म, कपल का मतलब होता है यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं किसी बॉडी पर, और दो फोर्स एक स्पेशल तरीके से अगर हम उन्हें अप्लाई करें तो देखिए वो दो फोर्स भी क्या करते हैं, दोनों फोर्स क्या करते हैं, उस बॉडी में रोटेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से लेंगे, देखिए सपोज कीजिए कोई बॉडी है और उसके इस पॉइंट पर एक फोर्स इस तरह से एक्टिव है ऊपर वाली डायरेक्शन में, और वो है देखिए F1। और इस वाले पॉइंट पे देखिए एक फोर्स एक्टिव है इस वाले पॉइंट पे इस तरह से, और उसको कह देते हैं हम F2। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं देखिए, क्योंकि हमें एक और कपल बनाना है यहाँ पर, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का जो सिस्टम है,
इस तरह से जब फोर्स अप्लाई होते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं। देखिए पॉइंट ए पर F1 फोर्स है उस डायरेक्शन में और एक F2 फोर्स है इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर रोटेशन होगा, जैसे ये बॉडी है, इस पॉइंट पर हम ऊपर की ओर एक फोर्स लगा दें और इस कॉर्नर पर हम नीचे की ओर फोर्स लगा दें, तो यहाँ पर देखिए रोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कपल होता है इसी को हम कहते हैं कपल बल युग्म, और इसकी वजह से देखिए रोटेशन होता है, और जब रोटेशन की नेचर होती है तो वहां पर मोमेंट हो जाता है, आघूर्ण आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर बल युग्म की वजह से क्या होता है, आघूर्ण भी होता है, यानी वहां पर रोटेशन की नेचर आ जाती है, रोटेशन हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये जो कपल है इसकी वजह से मोमेंट यहाँ पर हर हाल में होगा, मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। एक बल युग्म की वजह से जो आघूर्ण होता है कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि कॉमन सी बात है, एक फोर्स आप ऊपर की डायरेक्शन में लगाओगे इस कॉर्नर पे और एक इस पॉइंट पे आप नीचे वाली डायरेक्शन में लगाओगे, देखिए रोटेशन हो जाएगा। हाँ वो अलग बात है, देखिए अगर देखिए रोटेशन इस तरह से हो, रोटेशन क्या, अगर फोर्स इस तरह से लगे हों, ये F1 और ये इस डायरेक्शन में, और देखिए उसी पॉइंट पर ये लीजिए, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ मोमेंट नहीं होगा, यहाँ कोई आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आघूर्ण होगा, रोटेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको तो हम हटा देते हैं। अब देखिए ये भी दो तरीके से, एक केस तो ये रहा, और देखिए एक केस और ले लेते हैं हम, इस तरह से भी तो देखिए यहां पर अब यहां पर देखिए एक फोर्स हम इस तरह से ले लेते हैं, इस पॉइंट पर तो ऊपर की ओर, और इस वाले पॉइंट पर देखिए नीचे की ओर। ये भी एक कपल है, ये भी बल युग्म को रिप्रेजेंट करता है और ये भी बल युग्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पॉइंट ए पर हमने फोर्स इस तरफ लिया है और यहां पॉइंट बी पर फोर्स F2 हमने इस तरफ लिया है। अब देखिए दोनों बल युग्म है, दोनों ही कपल है, लेकिन यहां पर देखिए जो रोटेशन की जो नेचर है वो दोनों में अलग अलग है। तो ये जो बल युग्म है आप देख सकते हैं, जब इस तरह से देखिए यूं बल लगेगा, यूं बल लगेगा, तो देखिए यहां रोटेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जो भी रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कॉमन सी बात है। देखिए इस पॉइंट पे यूं है तो ये देखिए यहां पर रोटेट करने लगेगा, और यहां पर देखिए जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए ये जो बल युग्म है पिंड को किस दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे, क्लॉकवाइज में, और यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो यहां जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहां जो आघूर्ण होगा वो होगा देखिए पॉजिटिव, और यहां पर जो आघूर्ण होगा मोमेंट वो क्या हो जाएगा देखिए नेगेटिव। तो देखिए बल युग्म के कारण भी आघूर्ण उत्पन्न होता है, तभी हम बल युग्म का आघूर्ण हम निकालते हैं। तो इस तरह का कोई बल युग्म है तो उसका आघूर्ण ऋणात्मक होगा, और इस तरह का कोई बल युग्म है तो उसका आघूर्ण क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। और देखिए जब भी मोमेंट की बात आती है, आघूर्ण की बात आती है, तो वहां डायरेक्शन का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और हमें देखिए इस तरह की बातें भी हमें इमेजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि बॉडी किस तरह से देखिए रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के बेस पर ही हमें यहाँ पर उसके साइन को डिसाइड करना होगा, साइन को फिक्स करना होगा। तो देखिए बहुत छोटी छोटी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर अब जो हमारा टारगेट है, अभी जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था उसी आर्टिकल पर हम चलेंगे। ये वाला आर्टिकल देखिए, यहाँ से देखिए आपके मेन सिलेबस की शुरुआत होती है। अभी तक जो भी हम देख रहे थे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे थे, और देखिए जब भी कोई टॉपिक हम कोई भी आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिए उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो देखिए स्टैटिक्स में अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो कहीं ना कहीं यूज होगा। जब हम स्टैटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो देखिए पिछली बातें सब काम आएगी। तो पिछले वीडियो जरूर देखें, है ना, उनके बेस पर ही देखिए आगे कुछ हो पाएगा।
चलिए, तो यहां पर मैं बता रहा था आपको, रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू ए फोर्स विद ए कपल। समतलीय बल निकाय का एक बल और एक बल युग्म में समानयन। रिडक्शन, देखिए रिडक्शन समानयन इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी बॉडी पर 10 बल एक्टिव है, 10 बल कार्य कर रहे हैं। कितने बल? 10 फोर्स है टोटल। अब देखिए उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट तो होगा ना, उन 10 बल को हम एक रिजल्टेंट फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें, एक एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे ये कोई बॉडी है, कोप्लेनर फोर्सेज है, इसमें एक फोर्स है F1, एक है देखिए F2 और एक F3 है। तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकें, ठीक है, इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, इनका जो परिणामी बल है वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर देखिए जितने भी फोर्स होंगे उस रिजल्टेंट के क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे, उसके तुल्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बल हमें दे रखे हैं उनका एक हमें तुल्य बल यानी एक इक्विवेलेंट फोर्स हमें निकालना है, जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। और देखिए यहाँ पर हमें रिडक्शन करना है एक मोमेंट में, एक आघूर्ण में, बल युग्म में, है ना। यहाँ पर बल युग्म की बात भी कही गई है, देखिए ये कपल, और जब भी कपल की बात आती है, बल युग्म की बात आती है, तो वहां पर देखिए मोमेंट की हम बात करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा वो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में हमें बताना क्या है कि किसी बॉडी पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उस पे देखिए बहुत सारे कोप्लेनर फोर्स एक्टिव है। एक बॉडी है जिस पे बहुत सारे बल कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं, और सभी बल देखिए समतलीय हैं, कोप्लेनर हैं। अब उन सभी बलों का हमें एक बल, एक ऐसा बल ढूंढना है जो उन सबका क्या हो? रिजल्टेंट हो। और एक ऐसा मोमेंट हमें ढूंढना है जो सभी के इक्वल हो, यानी एक रिजल्टेंट हमें यहाँ पर निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी बिंदु के सापेक्ष एक बल और एक बल युग्म में समानित किया जा सके। क्या किया जा सके? समानित। तो देखिए रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन का मतलब यही है, जितने भी फोर्स हैं वो किसी न किसी एक रिजल्टेंट के इक्विवेलेंट है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम वही बात प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए देखिए एक सिस्टम हम ले लेते हैं, देखिए एक सिस्टम में बना देता हूं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई देखिए एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर देखिए, यहाँ बॉडी हम बना देते हैं, चलिए ये रही बॉडी, ये इस तरह से कोई बॉडी है, ये पिंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी बिंदु को हमें यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिकल में देखिए क्या गिवन है। यहाँ पर देखिए किसी स्वेच्छ बिंदु पर क्रियाशील, यानी किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष जितने भी बल हैं वह एक परिणामी बल में बदल जाएंगे। जितने भी बल हैं उनको उनका एक रिजल्टेंट हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्वेच्छ बिंदु हमें लेना पड़ेगा, एक आर्बिट्रेरी, देखिए एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन देयर प्लेन। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेन में हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसको हम फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं वो आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है? ओ है। ये लीजिए, ये एक स्वेच्छ बिंदु है ओ। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोर्स यहाँ पर देखिए एक्टिव हैं। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर कौन सा फोर्स एक्टिव है? देखिए P1, इस पर देखिए एक बल P1 कार्यरत है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, इस पर देखिए बल P2 है। हालांकि ये जितने भी बल हैं ये पैरेलल नहीं है, ये कैसे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और फोर्स हम ले लेते हैं, ये है देखिए P3। तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर बहुत सारे बल कार्यरत हैं इस बॉडी पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस P1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इस P1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हम ले लेते हैं देखिए x1। और देखिए इस ऊपर वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हम ले लेते हैं x2, कैपिटल में है ये। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि एक बॉडी पर यहाँ पर बहुत सारे फोर्स एक्टिव हैं, बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं। चलिए
अब हम P2 की बात करेंगे। सपोज कीजिए P2 इस डायरेक्शन में है, ये रहा P2, और इस डायरेक्शन में देखिए उसका जो कंपोनेंट होगा ये क्या है, देखिए ये P2 है, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट X2, और ऊपर वाली डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है Y2। तो एक बॉडी पर देखिए बहुत सारे फोर्स हैं। ये है पॉइंट A1, ये है पॉइंट A2, और ये है पॉइंट A3। पॉइंट A1 पर एक फोर्स है P1 जिसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट X1 है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, देखिए Y1 लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया है, तो क्या आएगा यहाँ पर Y1, ये लीजिए। तो P1 के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, देखिए X1 Y1, और P2 के दो कंपोनेंट्स क्या हो गए, X2 Y2। इसी तरह अगर हम P3 की बात करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हम क्या लेंगे, इसका हो जाएगा देखिए X3, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा Y3। इस तरह से देखिए और भी फोर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, हम तो ऐसा मान के हम चलेंगे। और जितने भी फोर्स हैं, जितने भी बल हैं, उनका एक बल में समानयन करना है, एक रिजल्टेंट फोर्स में हमें रिडक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी फोर्स है किसी न किसी बल के इक्विवेलेंट होंगे, किसी न किसी फोर्स के इक्विवेलेंट होंगे, ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम किस तरह से बताएंगे, देखिए इन सब का रिजल्टेंट हमें निकालना है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या करना है, जितने भी फोर्स इस बॉडी पर एक्टिव है सभी का रिजल्टेंट हमें निकालना है, परिणामी बल हमें निकालना है। अब देखिए परिणामी बल हम कैसे निकालें, यहाँ पर ये जितनी भी डायरेक्शन है सब अलग अलग है, देखिए है ना, कोई किस डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस से कितनी डायरेक्शन पे एक्टिव है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, यानी सबकी डायरेक्शन यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। ये जितनी भी लाइन्स है, जितनी भी डायरेक्शन है P1 P2 P3 की, ये पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का हमें पता नहीं है। पिछला सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने देखिए रिजल्टेंट निकाला था, परिणामी बल निकाला था। तो देखिए वहाँ उसके जो दो कंपोनेंट थे P और Q, उनको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था। किस तरह से, एक को लिखा था P1 वेक्टर, एक को लिखा था P2 वेक्टर, और I कैप, J कैप और K कैप की फॉर्म में हमने लिखा था। और जब दो वेक्टर I J K कैप की फॉर्म में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे मिलता है, दोनों का हम आपस में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए हमें ये डायरेक्शन भी नहीं दे रखी है, तो अब क्या करें, तो ये वाला प्रोसेस तो यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। हालांकि देखिए हम वो प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, इसको आप θ1 मानिए, इसको θ2 मानिए, और इसको θ3 मान लीजिए, और यहाँ पर P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P3 वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो, है ना। P1 वेक्टर क्या हो जाएगा, P1 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर P1 cos थीटा I के प्लस P1 sin थीटा J के। इसी तरह से P2 वेक्टर निकाल लें, फिर जितने भी फोर्स हैं उनको वेक्टर फॉर्म में निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, देखिए रिजल्टेंट उससे भी निकल जाएगा। लेकिन देखिए और भी एक आसान सा तरीका है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट देखिए, कंपोनेंट की एक डायरेक्शन होती है, जितने भी घटक हैं एक अक्ष की दिशा में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपको कौन कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं, देखिए P1 का तो X1 है, P2 का X2 है, P3 का X3 है। तो देखिए इनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और इन सबको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वैसे भी देखिए ये एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता है तो देखिए उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें, उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे एक पॉइंट है P, इस डायरेक्शन में देखिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, 5। और इसी डायरेक्शन में देखिए 3 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, कॉमन सी बात है, दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो 8 न्यूटन होगा। हमें कोई ज्यादा यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर सेम डायरेक्शन होती है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उन्हें आप ऐड कर दीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, एक पॉइंट Q है, इधर आपने 5 न्यूटन लगाया, और इसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स आपने लगा दिया। एक बिंदु पर समान बल लगा रहे हैं विपरीत दिशाओं में, रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी बल कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए डायरेक्शन अलग अलग है। और वैसे भी देखिए ये कितना है 5, और इसको आप उस डायरेक्शन में ले जाओगे तो -5 लेना पड़ेगा, है ना। जैसे उस डायरेक्शन में इफेक्ट देखेंगे तो cos 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो ये 5 किस में बदल जाएगा,
-5 में। तो यहाँ पर देखिए जब एक डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम सीधा सीधा उनका सम कर लीजिए, उन्हें आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी फोर्स हैं x1 x2 x3 ये सब सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3। तो चलिए इसके बारे में पहले आप ये डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल, ये डायग्राम बनाएं और इसके बारे में कुछ लाइंस आपको लिखनी होगी। चलिए 2-3 लाइन हम लिख लेते हैं, लिखें हम। माना निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम, ये जो सिस्टम है और इस सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है देखिए, निकाय के बिंदुओं तो देखिए कौन कौन से बिंदु हैं यहां पर इस निकाय पे। एक तो A1 है, A1 A2 A3 पर क्रमशः है। कौन कौन से बल क्रियाशील हैं, कौन कौन से बल एक्टिव है, देखिए P1 P2 P3 P1 P2 P3 बल क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 इन पर देखिए कितने बल क्रियाशील है। A1 पर P1 है, A2 पर P2 है, A3 पर P3 क्रियाशील है। अब इनके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में इन बलों के वियोजित भाग वियोजित भाग वही सिंपली आप घटक से भी ले सकते हैं, यहाँ पर है ना 90 एंगल पे है तो कंपोनेंट आप कह सकते हो, कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पर जो वियोजित भाग हैं वो कितने हैं, देखिए जितने भी फोर्स है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो रिजोल्व पार्ट है, जो कंपोनेंट है वो क्या है, देखिए x1 x2 x3 तथा y अक्ष की दिशा में, y एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, y1 y2 y3 ये है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट A1 A2 A3 इस पे कौन कौन से फोर्स एक्टिव हैं, P1 P2 P3 है ना रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर देखिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो कितने हैं, x1 x2 x3। और यहाँ पर जो y एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, y1 y2 और y3। और देखिए यही बातें हमने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है ये जितने भी फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट परिणामी बल हमें निकालना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये लीजिए, सपोज कीजिए यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, देखिए आर है। तो यहां पर देखिए आर को हमें यहां पर फाइंड करना है और यहां पर जितने भी फोर्स एक्टिव है सभी का रिजल्टेंट हमें आर के इक्वल लाकर दिखाना है। देखिए यदि ओ एक्स तथा ओ वाई दिशा में आर के वियोजित भाग आर एक्स और आर वाई हैं, तो
देखिए यहां पर ये जो आर एक्स है, यहां पर देखिए रिजल्टेंट, हम यहां पर देखिए एक डायग्राम और बना लेते हैं, एक डायग्राम और यहां पर मैं बना देता हूं, छोटा सा डायग्राम। ये देखिए ये कौन है, देखिए आर है, और ये क्या है, देखिए आर एक्स, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आर वाई। अब यहां पर देखिए आर को हमें कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो देखिए आर एक्स का मतलब, आर एक्स का मतलब क्या है कि देखिए इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है ओ एक्स की डायरेक्शन में, तो देखिए यहां पर ओ एक्स की डायरेक्शन में एक तो देखिए x1 है, और यहां पर देखिए इन सबकी डायरेक्शन बिल्कुल हम बिल्कुल क्या है, देखिए सेम है, ये ओरिजेंटल डायरेक्शन में है, x1 x2 x3। तो इनका जो हम रिजल्टेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, देखिए आर एक्स, सॉरी एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है देखिए यहाँ पर, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं ये समझ जाएं, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई। ठीक है, और ये तो कॉमन सी बात है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये P3 डिस्टर्ब हो जाएगा, चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, इसको यहाँ मिटाया जा सकता है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स था, देखिए ये P3 था, और इसको अब हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, ये लीजिए, और ये जो है ये कौन सी एक्सिस है, देखिए ये इस तरह से हमने एक्स एक्सिस ली है, और ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ओ एक्स की डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनके कंपोनेंट्स का हम एल्जेब्रिक सम निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहां पर जो आर एक्स होगा, आर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, x1 x2 x3। देखिए ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, मैंने आपको बताया एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स होते हैं, या आप चाहे तो आप देखिए इनको ट्रांसफर भी कर सकते हो। देखिए x1 को आप इस डायरेक्शन में यहां ट्रांसफर कर दीजिए, x2 को आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए, इस तरह से देखिए यहाँ पर x3 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो इन सभी कंपोनेंट्स को यहां ट्रांसफर कर दीजिए। और देखिए ये जो ऊपर की ओर y1 है, सबको यहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा आप बना लीजिए चाहे तो डायग्राम में, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए इस लाइन के अलोंग, ओ एक्स के अलोंग देखिए बहुत सारे फोर्स हो गए, और सबकी डायरेक्शन एक ही हो गई, तो यहां पर इनका जो सम होगा वही तो यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, है ना। तो यहां पर x1 x2 x3 x4 सभी का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, आर एक्स। उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा आर एक्स, और आर वाई क्या हो जाएगा, देखिए ये जितने भी फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो वो हो जाएंगे, उसको हम आर वाई से डिनोट कर रहे हैं, y1 y2 y3, ये लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जितने भी फोर्स थे उनके सभी कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में लिए, और इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट्स हमने ले लिए। और यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो हमें तो देखिए यहाँ पर ये फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, आर हमें फाइंड करना है। जितने भी फोर्स यहाँ पर एक्टिव हैं उन फोर्स का हमने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम किया तो वो आर एक्स आया, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम किया, उनको जोड़ा तो कितना आया, आर वाई। तो देखिए यहाँ पर ये जो आर एक्स होगा, ये इस डायरेक्शन में तो आर एक्स है और इस डायरेक्शन में आर वाई है, यानी जितने भी फोर्स थे उसको हमने देखिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम इस तरह से मिला है, और यहाँ पर इस ऊपर वाली डायरेक्शन में इस तरह से मिला है आर एक्स आर वाई की फॉर्म में, और आर एक्स आर वाई इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको आर एक्स पता है और आर वाई आपको पता है, और आपको निकालना क्या है, देखिए आर आपको निकालना है। अब थोड़ा सा देखिए पिछले वीडियो लेक्चर पे आप जाएं, कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, तो देखिए हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये 90 एंगल में है, ये तो हमने यहां पर 90 लिया है दोनों एक्सिस, और 90 एंगल पे जब दो कंपोनेंट होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहां पर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तब यहां परिणामी क्या हो जाएगा, देखिए परिणामी बल आर इक्वल
आर इक्वल किस तरह से निकालेंगे, देखिए रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी कॉमन सी बात है। इसको चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म से ही प्रूफ करके बताया था। यहाँ पर देखिए इस ओ एक्स की डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो वो क्या है, देखिए x1 x2 x3, इनको आप इस तरफ ट्रांसफर करके देखें तो सभी एक ही डायरेक्शन में है। और जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उन सबको हम आपस में ऐड कर देते हैं तो उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल जाता है। तो देखिए ये जितने भी बल हैं उन सभी बलों का इस दिशा में जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा, जो परिणामी घटक होगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए आर एक्स। तो जितने भी फोर्स हैं उनका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट कंपोनेंट आर एक्स, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया आर वाई। और वो इस तरह से हमें मिलेगा। और इस तरह से हमें क्यों मिलेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब कंपोनेंट्स होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए हम उन्हें आपस में ऐड कर देते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है और उसी डायरेक्शन में अगर हम 3 न्यूटन का फोर्स ले लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात होती है। तो यहां पर देखिए इस तरह से आर एक्स आर वाई होगा। अब आपको देखिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स हैं उनके कंपोनेंट्स हमें मिल गए हैं। तो फाइनली ये रिजल्टेंट किस तरह से निकलेगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इधर P है इधर Q है, ये अगर 90 एंगल पर है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी बल होगा, वो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और देखिए यही कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई देखिए पुरानी, इसको तो हटा देते हैं। अब देखिए इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालें, ये लीजिए यहां पर सपोज कीजिए ये जो डायरेक्शन है आर, इस आर एक्स की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, और ये क्या है देखिए वाई। तो लिखें डायरेक्शन भी हम निकाल लेते हैं। यदि आर ओ एक्स की दिशा से थीटा एंगल बनाता है तो क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। देखिए हमें थीटा को कैलकुलेट करना है, ये रिजल्टेंट जो होगा और ये जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा दैट इज उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, देखिए आर वाई अपॉन आर एक्स। तो देखिए ये तो डायरेक्शन हम इस तरह से निकालेंगे परिणामी बल की, और परिणामी बल को हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करना बहुत आसान है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए ये बहुत इजीली हम अप्लाई कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए जितने भी फोर्स हैं उन सभी फोर्स के हम कंपोनेंट्स लेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और उनको आपस में हम ऐड कर देंगे, आर एक्स हमें मिल जाएगा। और जितने भी फोर्स हैं उनके कंपोनेंट्स हम ले लेंगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, y1 y2 y3, ये सब हम कैलकुलेट कर लेंगे, आपस में सम कर देंगे, आर वाई हमें मिल जाएगा। ये अप्लाई करेंगे तो परिणामी बल हमें मिल जाएगा। और अगर ये अप्लाई करेंगे तो वो जो परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, यानी उसकी दिशा डायरेक्शन थीटा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए थीटा इस तरह से कैलकुलेट होगा, और अगर आर निकालना है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए बहुत आसान सी बात थी। तो यहाँ पर देखिए जितने भी फोर्स थे वो एक फोर्स में, उनका हमने रिडक्शन कर दिया है, एक बल में समानयन कर दिया। अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, मोमेंट की, आघूर्ण की। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसी आर्टिकल का। देखिए एक बल युग्म में समानयन की हम बात करेंगे, बल युग्म, या फिर यहां पर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करें, आप तो कैलकुलेशन करें। चलिए हम पॉइंट पे आ जाते हैं, उसी पॉइंट पे किसकी बात कर रहे हैं, देखिए बिंदु A1 पर। सबसे पहले हम बिंदु A1 की बात करेंगे। एक बल लग रहा है देखिए P1 के कारण जो मोमेंट होगा आघूर्ण,
और देखिए किसके सापेक्ष आघूर्ण हम किसी बिंदु के सापेक्ष लेते हैं, किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष हम यहां पर आघूर्ण निकालते हैं। बिंदु O के सापेक्ष। ये लीजिए, तो देखिए बिंदु O के सापेक्ष बिंदु A1 पर बल P1 के कारण जो मूवमेंट होगा, जो आघूर्ण होगा, वो कितना होगा, वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। बल के कारण आघूर्ण या फिर बल का आघूर्ण एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो मोमेंट होता है ये किसी न किसी फोर्स का होता है। तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स P1 अबाउट पॉइंट O, तो देखिए P1 का जो मोमेंट होगा इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में क्या होगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। फिर देखिए हम P1 की वजह से जो भी यहाँ पर मोमेंट होगा वो निकालेंगे, फिर P2 की वजह से निकाल लेंगे, फिर P3 की वजह से जो भी मोमेंट होगा वो निकाल लेंगे, फिर सबका हम क्या कर देंगे, आपस में उनका सम कर देंगे, उन्हें जोड़ देंगे, तो रिजल्टेंट मोमेंट मिल जाएगा, जो परिणामी बल आघूर्ण है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी फोर्स हैं, मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो में, जो आघूर्ण होता है देखिए वो बल की वजह से होता है, फोर्स की वजह से ही मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जो मोमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, P1, P2, P3, P4, बहुत सारे बल एक्टिव हैं, बहुत सारे फोर्स एक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम P1 की बात कर लेते हैं। देखिए कलर चेंज कर देते हैं, समझना आसान रहेगा। यहाँ पर देखिए P1 की वजह से इस बॉडी पे जो मोमेंट जनरेट होगा कितना होगा, आघूर्ण कितना होगा। देखिए ये P1 है, तो देखिए P1 के दो कंपोनेंट हैं, X1 और Y1। और देखिए मोमेंट कब होता है, जब कपल यहाँ पर बनेगा, बल युग्म यहाँ पर बनेगा। और देखिए यहाँ पर बल युग्म बनाया जा सकता है। देखिए ये जितने भी X1, X2, X3 हमने यहाँ ट्रांसफर किए थे, Y1, Y2, Y3 यहाँ ट्रांसफर किए थे, अब इनको तो वापस आप वहीं पर ट्रांसफर कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए इधर हम X1 लगा दें और इधर भी X1 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट O पर एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ हम यहाँ पर देखिए सपोज करके चल सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साम्यावस्था वही रहेगी। एक बिंदु पर जब हम दो समान बल दो दिशाओं में लगाते हैं तो देखिए उसकी साम्यावस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो उसकी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इधर भी X1, इधर भी X1, इधर X2, इधर X2, ऐसा हम यहाँ पर देखिए मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपर भी Y1 लगा दें, नीचे भी आप Y1 लगा दें, और यहाँ पर ऊपर भी Y2 लगा दें और नीचे भी Y2 लगा दें, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 न्यूटन इधर लगा दें, 5 न्यूटन उधर लगा दें, आपस में कैंसिल है, नो प्रॉब्लम। उनका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, बीज गणितीय योग 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कपल बनेगा, एक तो बल युग्म यहाँ पर बनेगा। अब देखिए बल युग्म कैसे बनेगा, पॉइंट A1 पर अगर आप देखें, इसको मैं यहां ले लेता हूं। देखिए ये है पॉइंट A1, देखिए पॉइंट A1 पर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो कौन सा है, देखिए X1। फिर यहां पर देखिए मैं चलो उसी डायग्राम में ऊपर ही बता देता हूं, यहां आसान रहेगा, ये X1 है। और देखिए यहां पर इसको हम इस तरफ लें और इस डायरेक्शन में देखिए ये है X1। तो देखिए यहां पर इस लाइन पर एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इस तरफ X1 है और इस तरफ भी देखिए X1 फोर्स लग रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है, देखिए ये वाला, ये देखिए ये बल युग्म है। और ये अगर रोटेशन करेगा तो देखिए ये किस तरफ रोटेट करेगा, देखिए इसके जो रोटेशन की नेचर होगी, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, यानी क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेशन होगा। तो इस X1 की वजह से जो यहाँ पर बल आघूर्ण होगा, जो भी मोमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर X1 की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव रोटेशन होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए इस कचरे को हटा देते हैं। तो देखिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रखना है, इनको भी मैं हटा देता हूं। तो उस डायरेक्शन में यहां पर देखिए एक बल युग्म बन रहा है,
ए पर इस तरफ x1 है, इसको यूं लाएं और इस तरफ देखें तो यहाँ भी हम x1 ले सकते हैं, और इधर तो x1 x2 x3 इस तरह से ले ही रखे हमने, और इधर भी ले लीजिए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे इक्वल, और देखिए ये भी आप छोड़ें, और भी एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बल युग्म कैसे बन रहा है, वो वाली बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिए दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो आप तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम इनको यहाँ ट्रांसफर करें, ऊपर नीचे सेम फोर्सेस लें, फिर देखें कि यहाँ इस तरह से एक बल युग्म बन रहा है ना, और उसकी वजह से किस तरह का रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज हो जाता है तो नेगेटिव आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ इतना देखिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी फोर्स का अगर आपको मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैं ले चलता हूँ आपको। देखिए पुराने, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बल और बल की क्रिया रेखा पर जो भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, जो भी लंब की लंबाई है, वो हम वहां से निकाल लेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए, ये लीजिए, हमें P1 का आघूर्ण निकालना है, P1 का मोमेंट निकालना है। P1 के दो पार्ट हो गए, x1 x2। तो यहाँ पर x1 x2 का जो भी मोमेंट होगा वो P1 के मोमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम तो x1 और x1 y1 का आघूर्ण हम निकालेंगे, वो P1 के आघूर्ण के बराबर होगा। चलिए आघूर्ण हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए P1 का आघूर्ण, इसको भी यहाँ लिख देते हैं हम, बल P1 का आघूर्ण। तो देखिए किसका आघूर्ण हम निकाल रहे हैं, P1 का। तो P1 का आघूर्ण हम कैसे निकालें, मोमेंट ऑफ फोर्स P1। देखिए P1 के हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए, x1 और y1। तो यहाँ पर देखिए किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, O के रेस्पेक्ट में, ये कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम, x1 का मोमेंट क्या होगा, देखिए ये तो हो गया फोर्स, पॉइंट A1 पर फोर्स क्या हो गया, देखिए x1। तो ये लीजिए x1 फोर्स, और उस फोर्स पर फिक्स्ड पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए O के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट O से उस x1 पर आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, ये लीजिए, इसको आप इस तरफ आगे बढ़ाएं, ये देखिए ये x1 है, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो ये जो लेंथ है देखिए ये कितनी होगी। तो देखिए लेंथ निकालने के लिए इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है हमें पता नहीं है। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स भी हमें लेने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि A1 के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए x1 y1, A2 के कितने हैं, x2 y2। डायग्राम में ही मेंशन कर दीजिए, बाकी मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए हमने सबके क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से यहाँ तक अगर देखिए इस O से अगर परपेंडिकुलर लें तो इसके इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, जो लेंथ है, ये कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये है y1, कितनी है y1। जब हमने कोऑर्डिनेट ले लिए तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी, लेंथ जो हो जाएगी, वो हो जाएगी y1। तो इस फोर्स x1 पर अगर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लें O से तो कितना आएगा, देखिए y1। तो यहाँ पर देखिए x1 के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से, वो कितनी हो गई y1। अब ये जो मोमेंट आया है, ये जो आघूर्ण आया है, किसकी वजह से आया है, देखिए P1 के कंपोनेंट x1 की वजह से। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो हमें डायग्राम पे चलना पड़ेगा, है ना। ये तो हो गया बल, और बल की क्रिया रेखा पर जो लंब की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है y1। कैसे पता चला, इस कोऑर्डिनेट की वजह से। इस पॉइंट A1 के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x1। अब यहाँ पर देखिए रोटेशन किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर जो भी हम मोमेंट निकाल रहे हैं, जो भी आघूर्ण हम निकाल रहे हैं बिंदु O के सापेक्ष, मोमेंट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट O, इस O के सापेक्ष हम आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस O से हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा इस तरफ,
इस x1 पर, तो वो कितना हो जाएगा y1। और उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमने वहां पर x1 को किससे मल्टीप्लाई किया है, y1 से। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट मान लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ बॉडी फिक्स हो गई, यहाँ पर आप एक कील ठोक दें और फोर्स आप यूं अप्लाई कीजिए, तो देखिए ये किस तरह से मूवमेंट करेगी, यह क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है और फोर्स अगर यूं लगाओगे तो देखिए रोटेशन इस तरह से होगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इस वजह से यहाँ जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको क्या लेना पड़ेगा, देखिए माइनस में हमें लेना पड़ेगा। ये लीजिए थोड़ा सा इसको देखिए दूर लिख देते हैं हम, -x1 y1। अब देखिए यहां पर आगे हम बढ़े, इस पॉइंट A1 पर एक कंपोनेंट ऊपर की ओर है y1। इस y1 की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, कितना आघूर्ण जनरेट हो रहा है। तो यहां पर देखिए ये है y1, इसको आप थोड़ा सा इस तरफ बढ़ाएं और इस मूल बिंदु से आप लंब की लंबाई निकालें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, x1 के इक्वल होगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, बल और बल की क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया बल, बल क्या हो गया देखिए y1, और इसकी जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो क्रिया रेखा है O से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, O से लंब की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x1। तो जो y1 के कारण जो फोर्स होगा, फोर्स क्या मोमेंट, जो आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, y1 x1। कितना हो जाएगा देखिए, बल और बल की क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x1, और परपेंडिकुलर कहां से लेना है, O से लेना है, क्योंकि O के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकाल रहे हैं, O के रेस्पेक्ट में आघूर्ण निकाल रहे हैं। चलिए अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये भी हमें देखना है। तो चलते हैं डायग्राम पे। देखिए यहाँ पर, यहाँ आप फिक्स कर दीजिए बॉडी को और इस तरफ फोर्स लगाएं तो बॉडी देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, कॉमन सी बात है। यहाँ हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पर देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ फिक्स है, ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगी, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मोमेंट, धनात्मक आघूर्ण हमें मिलेगा। चलिए कचरा हटा देते हैं हम, ये लीजिए। तो यहाँ पर जो भी मोमेंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और देखिए ये बातें मैं बता चुका हूँ, इस डायग्राम को समझा चुका हूँ मैं। ये वाला डायग्राम कहाँ गया, देखो ये वाला। इस O के रेस्पेक्ट में अगर F1 फोर्स अप्लाई किया जाए तो देखिए O के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा इस तरह से, और ये वाला देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिंग कर सकते हो है ना, ऐसा आप समझ सकते हो जब आप थोड़ी सी कल्पना करोगे। यहाँ पर हमने एक कील ठोक रखी है, इसको फिक्स कर रखा है, और यूं किया जाए तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे किया जाए इधर फोर्स लगाया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इस पे फोर्स लगाया जाए, उस फिक्स्ड पॉइंट पर अगर फोर्स लगाया जाए तो कुछ भी रोटेशन नहीं होगा, मोमेंट जीरो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने कहाँ गया, देखिए ये रहा, हमने पॉइंट P1 की वजह से जितना भी मोमेंट था, जितना भी आघूर्ण था वो हमने निकाल दिया है। तो किस तरह से निकला है देखिए, ये तो P1 का आघूर्ण ये रहा, और यहाँ पर देखिए अब हमें पूरे सिस्टम पे जाना है, पूरे सिस्टम के लिए मोमेंट निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए समेशन लगा देंगे, और इसी तरह से देखिए आप P2 के लिए निकालें, P3 के लिए निकालें, P4 के लिए निकालें, और सभी को आपस में ऐड कर दें तो रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर परिणामी आघूर्ण हमें निकालना है। संपूर्ण निकाय का परिणामी आघूर्ण और किसके सापेक्ष, देखिए ये तो लिखना ही पड़ेगा, किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष। O कौन है, यहां पर देखिए ओरिजिन है, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कंप्लीट सिस्टम है ना, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट O ऑफ कंप्लीट सिस्टम क्या हो जाएगा देखिए, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, G से। तो जो कंप्लीट सिस्टम है, जो वॉल सिस्टम है, उसका देखिए हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट
मोमेंट हमें निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। और देखिए ओ के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट होगा पूरे सिस्टम का वो जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से जितने भी आएंगे उनका हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, y1 x1 माइनस x1 y1। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम रिजल्टेंट मोमेंट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए वहाँ हमने क्या किया था, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। रिजल्टेंट फोर्स ऐसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हम ऐसे निकालेंगे, और अगर रिजल्टेंट मोमेंट हमें निकालना है संपूर्ण निकाय का जो आघूर्ण है जो मोमेंट है वो इस तरह से निकालेंगे। यानी P1 का अलग निकालेंगे, P2 का अलग निकालेंगे और सबका आपस में क्या करेंगे, सम कर देंगे, उन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज का तो टारगेट पूरा हो गया है। आज हमने देखी यहाँ पर जो भी हमने देखा है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, पिछली क्लास की, है ना। पिछली क्लास में इस तरह से हमने एक तो P दिया जाता था और एक Q हमें दिया जाता था, और हमने रिजल्टेंट फोर्स हमने इस तरह से निकाला था। तो P और Q दिया गया है, R हम ऐसे निकालेंगे और R की डायरेक्शन हम ऐसे निकालेंगे। अब उसके बाद देखिए हमने जस्ट थोड़ा सा इनवर्स हमने देखा, है ना। इस बार क्या है, देखिए R हमें दिया है और PQ निकालना है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद देखिए हमने मोमेंट की बात की, आघूर्ण की बात की, जो घूमने की प्रवृत्ति होती है, नेचर ऑफ रोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मोमेंट, आघूर्ण। इस तरह से बॉडी घूमेगी किसी फोर्स की वजह से, तो वहां पर आघूर्ण पॉजिटिव लेंगे, और इस तरह से घूमेगी क्लॉकवाइज में तो आघूर्ण नेगेटिव लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, है ना। इस तरह का एक वो डमी सैंपल भी लिया था, और जब यहाँ फोर्स लगाएं तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ फोर्स लगाएं, है ना, यहाँ पर फिक्स किया गया है, तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आघूर्ण हम कैसे निकालें, बल और बल की क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F के कारण जितना भी आघूर्ण जनरेट होगा वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए कपल क्या होता है, बल युग्म क्या होते हैं। तो इस तरह का डायग्राम देखिए, इस तरह जब किसी बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं, दो फोर्स एक्टिव होते हैं, तो इस तरह का सिस्टम जनरेट होता है, इस तरह का सिस्टम बन जाता है। अगर यहाँ पर इस पर F1 इधर हो और इस पर F2 इस तरफ हो, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, देखिए बल युग्म कहते हैं। चलिए अब यहाँ भी देखिए रोटेशन के बेस पर प्लस माइनस मोमेंट हो जाएगा, है ना, मोमेंट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला है। बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस है एक बॉडी पर, इस तरह से P1 P2 P3 बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं। तो इन सबको हमने एक फोर्स में रिड्यूस कर दिया है, एक रिजल्टेंट में हमने रिड्यूस कर दिया है। तो इन सब का रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट हम इस तरह से निकालेंगे। और बहुत आसान सी बात है, जितने भी फोर्स आपको दे रखे हैं इन सभी फोर्स का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स निकालेंगे। वो क्या होंगे, x1 x2 x3, सबको आप जोड़ दें, सम कर लीजिए, Rx मिल जाएगा। और जितने भी फोर्स बॉडी पे एक्टिव हैं उनका y एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स है वो आप सब निकाल लें, तो y1 y2 y3 सब मिल जाएंगे। सबको आपस में ऐड कीजिए, उनका सम कीजिए, Ry हमें मिल जाएगा, और इससे हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट फोर्स, और इससे निकालेंगे उसकी डायरेक्शन। और देखिए मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे P1 का आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, बल, बल की क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई। इस पर कितना बल लग रहा है, देखिए A पर x1, तो x1 तो हो गया बल, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है y1, तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1। और एक और बल है देखिए ऊपर की ओर, इस पॉइंट A1 पर कितना है y1, तो y1 तो हो गया फोर्स, और उस पर लंब की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, देखिए x1 हो जाएगी। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं ये। तो इस तरह से हमने P1 पे जो भी आघूर्ण था वो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लिया है, ये P1 का आघूर्ण है। और यहाँ पर ये जो भी हमने कैलकुलेट किया है, ये P1 पर जो भी कंपोनेंट्स थे x1 और y1 उनके बेस पर हमने निकाला है। और इस तरह से जितने भी आघूर्ण हम निकालेंगे उनका हम समेशन ले लेंगे, तो हमें परिणामी आघूर्ण हमें मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात और नोट कर लीजिए, जब निकाय
साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में होती है, तो देखिए R 0 होता है और G का मान भी 0 होता है। ये छोटी सी बात है। जो रिजल्टेंट होगा, देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिजल्टेंट हमेशा 0 होते हैं। और देखिए R के 0 होने की वजह से RX भी 0 होगा, RY भी 0 होगा, और G तो 0 है ही से, एक ही बात है, ये कहो या फिर ये कहो एक ही बात है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी आप नोट लगा के लिख लीजिए। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और वैसे भी साम्यावस्था की स्थिति का मतलब वो जो सिस्टम वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, कहीं मोशन नहीं कर रहा है, और जब मूव नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो देखिए जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स ही तो पूरे सिस्टम को उस डायरेक्शन में ले जाता है, तो रिजल्टेंट तो यहाँ पर 0 होना ही है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्यावस्था की स्थिति में R 0 होता है और G का मान भी 0 होता है, और R 0 है तो फिर ये RX RY भी 0 है, कॉमन सी बात है। क्योंकि R होता क्या है, देखिए R को आप 0 करोगे तो RX RY भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि R 0 तभी होगा, कहाँ जा रहा है, हाँ मैं क्या बताता हूँ, R तभी 0 होगा जब RX RY दोनों 0 होंगे। तो R के 0 होने की स्थिति में, R के 0 होने की स्थिति में RX RY दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। साम्य अवस्था में परिणामी बल 0 होता है, परिणामी आघूर्ण भी 0 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था देखिए आज का हमारा टारगेट जो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कल का जो टारगेट रहेगा, कल की क्लास में देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स आपको दिए जाएंगे, उनके कंपोनेंट्स हम निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, उसका जो जी निकालना है, जी क्या है। और देखिए उससे पहले हमें यहाँ कुछ आर्टिकल और देखना है। कल की क्लास में देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, देखिए ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, ये परिणामी बल है, और इस परिणामी बल के लिए ये क्या है, देखिए ये क्रिया रेखा है, परिणामी बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करें, परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखी है, 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन का इक्वेशन हम निकालते हैं, एक रेखा का समीकरण हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है, और इस रेखा का समीकरण हम किस तरह से निकालें, लाइन ऑफ एक्शन है ना, परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण। तो ये इस तरह का टारगेट देखिए हमारा कल रहेगा, और उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।